तो हम अब डिस्कस करेंगे सोल्वेंसी रेशो को। सोल्वेंसी रेशो बेसिकली हमें ये बताती है कि जो सोल्वेंसी रेशो बेसिकली हमें ये बताती है कि हमारी कंपनी की जो लोन पेमेंट कैपेसिटी है ना, वो कितनी है। यानी कितनी देर में कंपनी और कितनी इजीली कंपनी अपने लोन्स को पे कर सकती है और कितना इस कंपनी में रिस्क है। तो सोल्वेंसी रेशो को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो बेसिकली इसका फॉर्मूला है डेट और इक्विटी के हिसाब से। तो डेट और इक्विटी रेशो क्या है? कंपनी का स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट है या ज्यादा इक्विटी है, इस चीज को शो ऑफ करती है। अगर ज्यादा इक्विटी है तो इसका मतलब है शेयर होल्डर्स की ओनरशिप ज्यादा है, और अगर ज्यादा डेटा है तो इसका मतलब कंपनी ने ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। अ हायर डेट रेशियो इंडिकेट्स अ लिवरेज फर्म। लिवरेज फर्म बेसिकली वो होती है जो फाइनेंस की जा रही है, जो चलाई जा रही है कर्जे से। और लिवरेज के बेनिफिट्स हैं बट इसके रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा कर्जा ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है अगर आप एक लिमिट से बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तो लिवरेज उन कंपनीज के लिए प्रेफर है जिनके लिए बेसिकली जिनके पास स्टेबल कैश फ्लोज होते हैं। तो इस सूरत में हम ये डिसीजन लेते हैं कि अगर हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो लो है तो डेट विल बी कंसिडर्ड बेटर। और वो कितनी होना चाहिए? हमारी 40% होना चाहिए, यानी 50 से लेस हो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर 50 से ज्यादा डेट है तो इसका मतलब आपने कर्जा ज्यादा लिया हुआ है और ओनरशिप शेयर होल्डर्स की कम है। नेक्स्ट हमारे पास है डेट टू एसेट रेशियो। डेट टू एसेट रेशियो बेसिकली हम क्या होती है? टोटल डेट्स ओवर टोटल एसेट। ये हमें ये बताती है कि कंपनी में डेट कितना ज्यादा है, यानी उसके एसेट्स के हिसाब से। कंपनी जो एसेट्स है, ये कंपनी क्रेडिटर्स के हिसाब से पैसों से कितनी ज्यादा चल रही है, एसेट्स कितनी ज्यादा क्रेडिटर्स के पैसों से बाय किए जा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट हाई रेशो मीन्स द हाई लिवरेज एंड द हाई रिस्क। तो अगर तो हमारी डेट रेशो ज़्यादा है, एक 1 से ज़्यादा है, तो ये बेसिकली ये बताता है कि कंपनी ज़्यादा लाइबिलिटीज ऑन कर रही है, यानी कि ज़्यादा कंपनी ने लिया हुआ है डेट। तो ये एक्सट्रीमली लिवरेज हो जाता है, मोर देन 1 अगर हो तो, यानी कि हमारे एसेट से। और अगर डेट रेशियो हमारी 1 के इक्वल है तो ये मुझे बताता है कि जितनी लाइबिलिटीज उतनी कंपनी ने ओन किया हुआ है। तो डेट रेशियो लेस देन 1 वो बेटर होती है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी की लाइबिलिटीज जो है ना, कंपनीज की लाइबिलिटी कम है उसके एसेट्स की निस्बत। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कैपिटल एम्प्लॉयड का, जो हमने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। तो इधर आप अगर गौर से देखो तो हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया है, रिजर्व है, सरप्लस है, और माइनस फिक्टिशियस एसेट, और प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस लोन या डिबेंचर्स। इन सबको जमा करते हैं तो क्या आ जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। और अगर आप ये जो ब्लैक में लिखे हुए सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस और फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास होता है इक्विटी फंड। और अगर आप इक्विटी फंड में ऐड कर दें प्रेफरेंस शेयर को, तो वो हमारा बेसिकली क्या बन जाता है? वो हमारा शेयर होल्डर्स फंड बन जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड टोटल बन जाता है। और अगर प्रेफरेंस शेयर को माइनस कर दे तो सिर्फ वो इक्विटी होती है, ठीक है। और अगर आप इसमें डेट को भी ऐड कर दें तो वो बेसिकली क्या बन जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाता है। ये जो मैंने इक्विटी फंड लिखा है ना, इसका मतलब जस्ट सिर्फ यहाँ पे इक्विटी का है। अब हम देखते हैं प्रोप्राइटरी रेशो को। तो प्रोप्राइटरी रेशो बेसिकली क्या है कि शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, यानी कि ओनर्स ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है एक बिजनेस में। तो अगर तो हम बात करें ना, 3 and 7 as same as property ratio, एंड इक्विटी रेशियो इज द नेम ऑफ द सेम रेशियो। जो प्रॉपर्टी रेशियो है और जो इक्विटी रेशियो है, ये बेसिकली एक ही रेशियो का नाम है। और अगर आप इधर देखें तो हमें ये बताया गया है यहाँ पे कि अगर आप एक करंट लाइबिलिटीज, ये हमने डिस्कस कर लिया, और अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड को एक्सक्लूड कर दें, रिमेनिंग कम्स फ्रॉम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी शेयर होल्डर्स। यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? प्राइमरी शेयर होल्डर्स। रिजर्व कौन इन्वेस्ट करता है? प्राइमरी शेयर होल्डर्स। फिक्टिशियस एसेट्स, ये भी एसेट्स किसके होते हैं? जो नुकसान में जा रहे होते हैं शेयर होल्डर्स के। और प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली किसके होता है? जो सेकेंडरी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके। तो ये इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या इंटरेस्ट अर्निंग रेशियो बेसिकली क्या बताता है? ये मुझे बताता है कि हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स। ये मुझे बताता है कि हम लोन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम ज़्यादा कमाएं इसमें, तो ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही बेटर होगा। यह मुझे बताता है कि कंपनी इंटरेस्ट का कितने टाइम अर्न कर रही है। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अगर आपने 10% देना तो आपको 100 अगर कमा रहे हैं तो डेट विल बी बेटर। तो जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही बेटर है। और मिनिमम 2 इज कंसिडर्ड द बेटर। अगर हमारे पास है डेट टू सर्विस रेशियो। डेट टू सर्विस रेशियो बेसिकली ये बताती है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट, उसको हम अगर डिवाइड कर दें
इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स इंस्टॉलमेंट पे तो डेट सर्विस रेशो आ जाती है। डेट सर्विस रेशो बहुत कम यूज़ होती है, बट इसका मेन मोटिव क्या होता है कि डेट आप जब लेते हैं तो आपने दो चीज़ों को पे करना है, इंटरेस्ट को और प्रिंसिपल को। तो हम ये देखते हैं कि अगर इंटरेस्ट और डिबेंचर्स जो जो प्रिंसिपल हमने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है उसको अदा करने के लिए हमने कितना पैसा कमाया है। तो ये भी मैनी टाइम्स होना चाहिए। जो हायर नंबर है वो बेटर होता है और इट इंडिकेट द मोर एटीट्यूड टू कवर द डेट। लेस देन वन मीन कंपनी कैन नॉट पे इट्स लायबिलिटीज। कैपिटल गेनिंग रेशियो बेसिकली क्या बताती है, ये हमें ये बताती है कि हमें बिजनेस में रिस्क कितना है, कम से कम हमें कितना कमाया है जो अदा करने के लिए। तो हायर रेशियो इंडिकेट करती है कि हमारे पास लार्जर अमाउंट ऑफ डेट है रेलिवेंट टू इक्विटी वैल्यू बिटवीन 25 to 50% विल बी कंसिडर्ड बेटर। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं जो कैश हमने अर्न किया है ना, इसमें से हमने फिक्स कितना पे किया है और जो फिक्स नहीं पे करना वो उस हिसाब से हमने फिक्स किनको पे करना होता है, जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं और जो दूसरे हमारे हैं इंटरेस्ट वगैरह, जिनको फिक्स नहीं पे करना होता वो सिर्फ हमारे कॉमन स्टॉक होते हैं। तो हम इस हिसाब से देखते हैं हमने बिजनेस में कितना कमाया है इन चीज़ों को अदा करने के लिए। तो हमारे पास लास्ट इक्विटी रेशियो जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिया, जिसको प्रोप्राइटरी रेशियो भी कहते हैं। ये हमें ये बताती है कि हमारा रेजिडेंट क्लेम्स शेयर होल्डर्स का कितना प्रपोर्शन है एक बिजनेस में। तो ये 50 या 50 से ज़्यादा है तो ये बेटर होगा क्योंकि शेयर होल्डर्स की ओनरशिप इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। डन। तो हमारी जो रेशियोज कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक को स्टार्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कंप्लीट सभी चीज़ों को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा सब अपना, दुआ में याद रखिएगा।